हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम अध्याय 5 के अंतर्गत पढ़ेंगे गांव का प्रशासन। गांव का प्रशासन कैसे होता है, उस प्रशासन का मुखिया कौन होता है, कौन प्रत्यक्ष चुने जाते हैं, कौन सरकार द्वारा चुन के भेजे जाते हैं जो गांव के प्रशासन में सहायता करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक जानकारी दिया है कि भारत में 6 लाख से भी अधिक गांव हैं और उनके पानी, बिजली, सड़क आदि की जरूरतों को पूरा करना कोई आसान काम है नहीं। इसके अलावा जमीन के दस्तावेजों का रख रखाव करना पड़ता है, आपसी विवादों को भी निपटाने की जरूरत पड़ती है। इन सभी व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। और इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में थोड़े विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे देखिए दिया है कि जैसे जमीन अपने खेत में मिला ली, तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए गांव में झगड़े से 2 लोगों के बीच झगड़ा हुआ है। ये देखिए कर रहे हैं दोनों लोग। इसमें दिया है कि एक मोहन जो है एक किसान है, उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतीहर जमीन है जिसपे वह कई सालों से खेती कर रहा है और उसके खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। यानी मोहन व रघु दोनों किसान हैं। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। और एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जो जमीन थी उसको क्या किया था, अपने खेत में मिला ली थी और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। तो मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वो थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत जमीनें थी। इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच भी थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई तो रघु ने तो मानने से इनकार कर दिया कि उसने मेड जो है उसको आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा भी शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पे चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हल्ला सुनकर पड़ोसी भी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है और बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में काम करता था, उसे सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर के रपट लिखवानी चाहिए। जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले से ही पुलिस में हैं, तो इसकी वहां पे सुनवाई होगी या नहीं होगी। तो वो दोनों फिर क्या करते हैं, थाने पहुंच चुके होंगे। काफी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा, ताकि वो बताएंगे तो कहेंगे हाँ ये सत्य घटना है या वो अपना सबूत भी लेके आया हुआ है। तो इस वजह से हो सकता है शायद उसकी सुनवाई हो। तो कुछ लोग ये सुझाव सुझाव देते हैं। इसमें देखिए फिर पुलिस थाने का क्षेत्र दिया है। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा कि क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चले, यानी छोटे थाने न चल करके बड़े थाने चलते हैं। तो मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा गांव इसी कार्य क्षेत्र में आता है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, दूसरे थाने में नहीं जा सकते हैं। जैसे देखिए ये जानकारी दिया हुआ कि जो हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है और उस कार्य क्षेत्र में जो भी घटनाएं, दुर्घटनाएं, मामले, कांड होते हैं, उन सारी रिपोर्ट वहीं पे लिखवाई जा सकती है, जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट उसे थाने में लिखवा सकते हैं। और वहाँ का जो थानेदार होता है उसी की जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर मामलों पे वो जो है उस पे वो कार्रवाई करे। जैसे इस चित्र में दिया गया है कि वो गए फिर रपट लिखवाने। अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप किस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे? मोहन और रघु के बीच में किस बात को लेकर विवाद हुआ था और मोहन को रघु से झगड़ा करने में डर क्यों लग रहा था? कुछ लोगों ने कहा कि मोहन को पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाना चाहिए, जबकि कुछ ने ऐसा करने से मना किया। लोगों ने अपने अपने राय के लिए क्या तर्क दिए। यानी डर इसलिए लग रहा था कि वो ज्यादा शक्तिशाली है, उसकी बात सुनी जाएगी, उसके घर धनवा मतलब अमीर है, या फिर ये भी है कि उसके जो परिवार से लोग हैं वो पुलिस में है, तो मेरी बात सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी। इस वजह से उसे डर लग रहा था। तो होता भी ये सोर्स का भी इसमें हम लोग देखते हैं अपने व्यवहारिक जीवन में भी कि प्रभाव क्या इसका हमारे जीवन पे पड़ता है, जिनके पास सोर्स है। तो
आगे दिया है कि पुलिस थाने में होने वाला काम क्या-क्या होता है। दिया है कि जब सब लोग पुलिस थाने में पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया। थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वो अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। मोहन थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा, उसके पास छोटी-छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है, मैं नहीं करूंगा। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए लेकिन थानेदार पे कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा सकती या की जा रही है। मोहन बाहर गया, अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने ही पीटा गया है। अगर वे उसे न बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिख कर देने को कहा। थानेदार ने वादा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल करने के लिए यहाँ पहुंचेगा, जाएगा वहां। देखिए यहाँ दिया है कि पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाइए। फिर ये बताइए कि मोहन थानेदार और पड़ोसी की भूमिका निभाते हुए आपको कैसा लगा। देखिए हम राजस्व विभाग का काम देखते हैं। राजस्व विभाग का काम क्या होता है यहाँ पे दिया है। राजस्व विभाग होता है थाना, हमने देख लिया। थानेदार। यहाँ दिया है कि आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई, लेकिन जो वो झगड़ा हो गया उन लोगों में फौजदारी मामला बना, वो थाने में गया। यहाँ दिया है कि अब उनके खेत को लेकर हुई है मेड़ को, तो क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते। क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी जमीन है। चलिए पता करते हैं और कैसे किया जाता है। जैसे दिया है कि जमीन को नापना, उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। एक पटवारी होता है गांव में, तो उसका। और अलग-अलग राज्यों में इसको अलग-अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पे पटवारी, कहीं पे लेखपाल जो कहा जाता है, हमारे तरफ लेखपाल के नाम से जानते हैं इसे। कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो कहते हैं। ये सारे नाम है लेखपाल के ही कह सकते हैं कि पटवारी, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी, कानूनगो। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगले पृष्ठ पे दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण देखिए। खसरे में ही जो खसरा खतौनी निकाला जाता है, इसमें पता चलता है कि हाँ किस किसान के अंतर्गत किसके नाम से कितनी जमीन है, तो इससे वो मामला सुलझ सकता है कि हाँ आपने मेड़ बढ़ाया है या नहीं बढ़ाया है, तो उसको नापा जाता है। तो इतनी सारी चीजों के द्वारा उसको मामला को सुलझाया जा सकता है शांति तरीके से। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की जमीन, जो जमीन होती है उनके रिकॉर्ड का हिस्सा होता है। आमतौर पर देखें तो पटवारियों के पास खेत नापने के अलग 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 तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, इसे जरीब कहते हैं। ऊपर दी गई कहानियों में पटवारी और मोहन, देखिए यहाँ पे इन लोगों में क्या हो रहा है समझाया जा रहा है। मोहन रघु के खेतों को नापकर यह देख सकता था कि गांव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसे पता चल जाता कि मेल खिसकाकर खेत की सीमा बदल दी गई है। तो वही पटवारी आके इन दोनों के बीच सुलझाएगा। आगे दिया है कि पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी भी देता है, और यह काम वो अपने रिकॉर्डों के आधार पर ही करता है। इसलिए जरूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं, तो ये सारी उनको जानकारी उसको मिलेगी। उसे रजिस्टर में रिकॉर्ड करता रहता है और सरकार को फिर देता है जानकारी। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो पता कीजिए कि आपके क्षेत्र का पटवारी कितने गाँव के लिए है, जमीन का अभिलेख रखता है, गांव के लोग पटवारी से कैसे संपर्क करते हैं। ये सारी चीजें आप पता करें खुद। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है, ये इसे खसरा कहते हैं। खसरा द्वारा पता चलता है, इस नंबर खेत का नंबर रहता है, उस नंबर से पता चलता है कि उस किसान को कितने नंबर का खेत है, और उसमें उस क्षेत्र उसका हेक्टेयर में क्षेत्रफल दिया रहेगा, जमीन मालिक, उसका नाम, और यदि बटाई पर है तो दूसरे किसान का नाम और बटाई का हिस्सा इसमें। इस साल जोती गई मतलब उसमें फसलें कितनी लगाई हैं, फसल कौन कौन से क्षेत्र किसके अंतर्गत, अन्य फसलें कौन सी हैं, उस तरह से उसमें सब रिकॉर्ड किया जाता है। प्रति जमीन कितनी है, क्या क्या सुविधाएं दी गई है उस पर कृषि करने के लिए। तो ये सारी चीजें हमें खसरा में देखने को मिलता है। ये एक उसका है, जैसे देखिए यहाँ पे दिया है नंबर 1 2, यहाँ 3 4 5 ऐसे नंबर दिया रहता है सब उसमें खेत का, और सभी किसानों का नंबर के थ्रू बटा रहता है। तो नंबर देख करके अपने क्षेत्रफल का हिस्सा लगाते हैं।
जैसे यहाँ दिया है कि किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है, इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है, हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते। लोगों को इसको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डाल के पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए होते हैं, ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सके और कई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें। आपको क्या यह लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की जरूरत कब पड़ती होगी? नीचे दी गई स्थितियों को पढ़िए और उन मामलों की पहचान कीजिए जिनमें जमीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं। यह भी बताइए कि वे किस लिए जरूरी हैं। देखिए, एक किसान दूसरे किसान से जमीन खरीदना चाहता है, एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है, एक किसान को अपनी जमीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से भी कर्ज चाहिए, एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है और एक किसान अपनी जमीन पर अपने बेटे बेटियों में बांटना चाहता है। तो ये सारी चीजों के लिए खसरा की जरूरत है, क्योंकि उसमें एक रिकॉर्ड रहेगा, हाँ इतना ही जमीन है, प्रमाणित रूप से रखा गया है कहीं दस्तावेज में, तो उसको बेचने में आसानी रहेगी कि हाँ ये जमीन इसी व्यक्ति का है, इसके नाम से लिखा हुआ है, सरकार के पास इसका रिकॉर्ड है, तभी तो वो बेच पाएगा, खरीद पाएगा, या फिर उस पे सरकार से लोन लेना चाहे, ऋण लेना चाहे तभी तो मिलेगा। तो इसके बहुत सारे लाभ हैं या बहुत सारी जरूरतें हैं खसरा का। आगे दिया है कि इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है और इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण भी करते हैं। भारत में देखें तो भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं और जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है, जिसे हम जिले के उपखंडों के नाम से जाना जाता है। जैसे तहसील में बांट दिया गया या तालुका इसे कहीं कहते हैं, और सबसे ऊपर जिलाधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं, राजस्व इकट्ठा होता रहे। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए, यानी वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र भी प्रदान करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले भी सुने जाते हैं, जो जमीन से जुड़े हुए कहेंगे मामले होते हैं, दीवानी मामले, वो सारे। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं कि उनके पास जमीन है, तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं कि हाँ, महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की माने जाती है, यानी उनके नाम से उसमें तो बहुत कम ही, क्या कहेंगे, एक सहायक के रूप में बस कार्य करते हैं। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता है और अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद जमीन में बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया और नए कानून के मुताबिक क्या है, अब हिंदू परिवारों में बेटों बेटियों और उनकी माँ को भी जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून जो है सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। इस कानून से बड़ी संख्या में और औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है और वह शादीशुदा है और पास के गांव में ही क्या हुआ है, के पास के गांव में ही वो रहती है और अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में माँ का हाथ बटाने आती है। उसकी माँ ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ साथ अब उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। कहा तो देखिए, यहाँ दिया है कि सुधा की माँ जो है बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इस निश्चिंता में जी रही है कि जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की जमीन से काम चला सकती है। यहाँ देखिए, ये दिया हुआ है एक बिटिया की चाह कविता है, पढ़ते हैं इसे, देखते हैं। विरासत में मिला यह घर पापा को अपने पिता से, यही घर मिलेगा मेरे भैया को मेरे पिता से, पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या। बता दिया गया है मुझे पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना, नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। यानी घर चाहिए इस लड़की को, इसे दहेज में या दहेज की चीजें नहीं चाहिए। सोच रही मेरे पास एक घर हो, जो कि तो घर या फिर जमीन जो होता है वो तो सिर्फ अब तक बेटों को ही मिलता आया है। तो अब कुछ कुछ नए परिवर्तन आए हैं नए कानून के जरिए। अब ये हक या लड़कियों को या फिर उसकी माँ को या औरतों को भी मिलने लगा है। अन्य सार्वजनिक सेवाएं एवं सर्वेक्षण में क्या दिया हुआ है, दिया है कि इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। जैसे पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था। दूसरा था जमीन के अभिलेखों की व्यवस्था बनाए रखने के बारे में, जमीन के अभिलेखों की व्यवस्था कौन बनाता है।
कोई फौजदारी मामला आया, उसके कानून के तहत कहाँ पे उसके मामले दर्ज होंगे, कौन उसकी जाँच पड़ताल करेगा। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया, दूसरे में पटवारी की भूमिका का और इनके काम विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। जैसे पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार हुआ, तो हमने ये भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्याएं आती हैं। इन सेवाओं का उपयोग कानून के अनुसार होना चाहिए और अपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को भी देखा होगा। आगे दिया है कि अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाइए। जैसे दुग्ध उत्पादक समिति हो जाती है, राशन की दुकान होती है, बैंक होता है, पुलिस थाना, बीज खाद के लिए कृषक समितियां, डाक बांग्ला, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल इत्यादि। ये सारी क्या है? सार्वजनिक सेवाएं, यानी सरकार द्वारा ये सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, तो ये भी हमारी सरकारी सेवाओं के अंतर्गत आ जाते हैं। आगे दिया है कि 3 सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठी कीजिए और अपने अध्यापिका के साथ चर्चा कीजिए, इनकी कार्य प्रणाली में कैसे सुधार किया जा सकता है। ये हम खुद भी सोच सकते हैं कि कैसे अन्य और भी जो सेवाएं हैं उसकी कार्य प्रणाली में कैसे सुधार किया जा सकता है। अन्य सेवाओं की जो भी सेवाएं हैं सभी लोगों तक पहुंच सके, ऐसी योजना बनाई जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।